This is the first lecture of Science 1 lesson number 6 refraction of light. You all have already studied about reflection. तो reflection already पढ़ चुका है. जो light travels in a straight line. तो light जो रहता है वो हमेशा straight line में ही travel करता है. It always travels in a straight line. ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं जाता है. If this light falls on an opaque object, then they turn back and a shadow of the object is formed. Now what is the meaning of this? If this is an opaque object का मतलब क्या होता है? जब लाइट इसमें गिरता है तो वो उसका आर पार होके यहाँ से नहीं आता है. जब लाइट इस पे गिरता है तो वो वापस टर्न बैक करता है. इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, वापस टर्न बैक करता है. इसके वजह से वो ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्म होता है. यू कैन सी द शैडो फॉर्म्ड ओवर हियर ऑफ दिस ओपेक ऑब्जेक्ट. सो व्हेनेवर द लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट देन दे टर्न बैक. टर्न बैक का मतलब क्या है? इसके ऊपर स्ट्राइक होके वापस वो टर्न बैक करता है एंड अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है वो लास्ट ईयर भी पढ़ चुका है और यंगर स्टैंडर्ड्स में भी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो जब भी मिरर, नाउ सपोजिंग दिस इज़ अ मिरर, अभी मिरर का एक साइड पेंटेड रहता है और दूसरा साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाता है. सो द पेंटेड साइड, दिस इज़ अ पेंटेड साइड, सो दिस इज़ द मिरर. अभी इसमें जब भी लाइट एक इंसिडेंट रे आके इसमें गिरता है, इट गोज़ एंड स्ट्राइक्स, तो ये इंसिडेंट रे जो लाइट है वो इसमें आके मिरर में आके गिरता है. तो दिस इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे वो आके मिरर में टकराता है. एंड दिस इज़ नोन एज द इंसिडेंट रे. सो दिस रे इज़ नोन एज व्हाट? इंसिडेंट रे. The incident ray from the sun, it comes and falls, or from the light it comes and falls on the mirror at the point of incident, और ये वापस इसमें स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके जाता है. तो स्ट्राइक होने के बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट गोज़ एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, तो टर्न्स बैक. तो मिरर के ऊपर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है और इट टर्न्स बैक. दिस इज़ नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड रे. अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल का मतलब क्या है? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर से परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो दिस इज़ नोन एज द नॉर्मल. नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर. तो ये हो गया नॉर्मल. अभी ये जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट. दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट. उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ वी हैव स्टडीड ऑलरेडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहले ही पढ़ चुका है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अभी मैंने ये तीनों रेस एक ही पेज में बनाया. ऐसा नहीं है कि ये रे ऐसा है और ये रे ऐसा और दूसरा रे ऐसा है. नहीं, तो अगर ऐसा बनाया तो ये अलग सा प्लेन में जाता है. नहीं, तीनों भी रे एक ही पेज में बना है. सो ऑल द रेज, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, लाइज ऑन द सेम प्लेन. तो एक ही सेम प्लेन में ऑल द थ्री रेज लाई, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. दूसरा चीज़ है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ नॉर्मल, ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. अगर इंसिडेंट रे ये साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल का ऑपोजिट साइड में रहेगा. सो रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे आर ऑपोजिट टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज, इफ अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30 डिग्री. तो ये दोनों एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल ही रहता है. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, the incident ray, the reflected ray and the normal lies in the same plane. तो तीनों भी एक ही प्लेन में आता है. The incident ray and the reflected ray are on the opposite side of normal. तो incident ray अगर normal का इस साइड है तो reflected ray normal का उस साइड रहेगा, opposite साइड में रहेगा. फिर तीसरा वाला क्या था? angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये हो गया reflection के बारे में. तो refraction क्या है? reflection जो रहता है opaque object के बारे में बताया. जो refraction होता है वो ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है. तो जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो कैसा होता है रिफ्रैक्शन, उसके बारे में है ये लेसन.
नाउ यू कैन सी ओवर हियर, मैंने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर पानी लिया और जो पेंसिल है उसको ऐसा वर्टिकली रखा है पानी के अंदर, वर्टिकली यू हैव केप्ट इन दिट। तो पानी के बाहर जो पेंसिल है वो सेम साइज़ का दिखता है, लेकिन पानी के अंदर जो पेंसिल का पार्ट है वो थोड़ा मोटा दिखता है। और अगर मैंने समझो पेंसिल को ऐसा रखा, स्लांटेड रखा, तो भी वो पानी के बाहर जो पेंसिल है वो पतला दिखता है, वो सेम साइज़ का दिखता है, लेकिन पानी के अंदर का जो पेंसिल है वो थोड़ा मोटा दिखता है। और यहाँ पे जो पानी के अंदर का जो पार्ट ऑफ पेंसिल है ऐसा लगता है वो टूट गया है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के उधर। मतलब ये सरफेस ऑफ वाटर है तो ऊपर वाला पार्ट सरफेस ऑफ वाटर वो ये साइड में दिखता है और नीचे वाला पार्ट जो पानी के अंदर है वो थोड़ा वो साइड दिखता है। तो ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गया है। तो व्हाट हैपन्स इन बोथ दिस केसेस, इन बोथ द केसेस, तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इधर लिखा है। इन बोथ द केसेस द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर अपीयर्स टू बी थिकर देन द पोर्शन अबाउ द वाटर। तो मैंने अभी बताया था दोनों केस में जो बाहर का पेंसिल है पेंसिल का पार्ट है वो सेम साइज़ का दिखता है, लेकिन पानी के अंदर जो पेंसिल की पार्ट है जो अंदर है पानी के अंदर वो दोनों केस में मोटा दिखता है। इन द सेकेंड केस, मतलब इस केस में द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर के उधर ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गया है। तो दोनों केस में जो पेंसिल का जो ऊपर का पार्ट है वो सेम साइज़ का दिखता है, लेकिन अंदर का पार्ट दोनों में मोटा दिखता है। और सेकंड केस में जो अंदर का पार्ट और ऐसा लगता है कि अंदर का पार्ट पूरा पेंसिल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो टूट गया है। यहाँ से कहाँ से टूट गया है, जहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर आता स्टार्ट होता है वहाँ पे लगता है कि ये पेंसिल इस साइड है और ये पेंसिल का पार्ट जो है वो उस साइड चला गया, तो ऐसा लगता है कि टूट गया है। दूसरा केस ये है, अगर मैंने एक कॉइन लिया बीकर के अंदर और कॉइन को मुझे ये कॉइन दिखाई देता है। इफ़ यू ऑब्जर्व द कॉइन यू विल बी एबल टू सी द कॉइन। नाउ यू गो अ लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द बीकर, बीकर से थोड़ा थोड़ा फार अवे चला जाना है, थोड़ा डिस्टेंस दूर चला जाने का। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये कॉइन दिखाई ही नहीं देता। कॉइन है ग्लास के अंदर लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द बीकर तो कॉइन नज़र नहीं आता है। नाउ यू आस्क समवन एल्स, किसी और को पानी डालने बोलो, तो जैसे जैसे पानी डालते हैं तो कॉइन दिखाई देने लगता है। तो यू आर एबल टू सी द कॉइन आफ्टर यू पोर द वाटर इन इट। और दूसरा चीज़ क्या है, ये कॉइन जो रहता है उसका जो सरफेस है ऐसा लगता है कि कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया है, हायर लेवल में आ गया, नीचे नहीं है, ऐसा हायर लेवल में आ गया है। तो व्हेन यू स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल द कॉइन डिसअपियर। तो जब यू गो अवे, जब आप दूर चले जाते हो ये बीकर से तो कॉइन डिसअपियर हो जाता है। when you reach a certain distance, when water is filled up to a certain level, you are again able to see the coin। तो coin वापस नज़र आता है and the coin appears to be raised at a higher level। तो पहले नीचे दिखता था, अभी थोड़ा ऐसा लगता है ऊपर चला गया है। तो this is known as refraction of light। तो ये ऐसा क्यों नज़र आता है, ये थिक दिखता है पानी के अंदर, ब्रोकन दिखता है जब भी पानी के अंदर पेंसिल स्लांटिंग रखा जाए। कॉइन जो रहता है वो रेस्ड अप दिखाई देता है, पहले जब ये वो दिखाई नहीं देता था, थोड़ा दूर जाने के बाद सडनली पानी डालने के बाद दिखाई देता है। तो ये किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। नाउ व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium। This is called refraction of light। यहाँ पे दो मीडियम है, एक तो है हवा और दूसरा है पानी। हवा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और जो पानी है वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट, अब उनको दिखाई देता है, हवा में भी हो या पानी में भी हो, वी आर एबल टू सी। सो व्हेन द लाइट, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो लाइट जो रहता है, हम अभी पढ़ा था कि लाइट जो रहता है हमेशा सीधा जाता है, लेकिन जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और जब ये डायरेक्शन चेंज करता है तो we feel that the pencil is broken or it appears to be thicker or the coin appears to be raised at a higher level। तो ये किसके वजह से होता है, क्योंकि लाइट जो रहता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो डायरेक्शन जो रहता है वो चेंज करता है, एंड दिस इज कॉल्ड refraction of light। So definition of refraction is what, light changes its direction when going from one transparent medium
to another transparent medium, this is called refraction of light. यानी रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है. जब भी वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. दैट इज इट चेंजेस, लाइट चेंजेस द डायरेक्शन. टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट है ग्लास लैब का, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये. अब ये जो रेक्टेंगल मैंने जो ड्रॉ किया है वो ग्लास लैब का आउटलाइन है. लेट अस नेम दैट एज PQRS. अभी यहाँ पे जो लाइट है पहले एयर से ग्लास में आएगा, बाद में ग्लास से वापस एयर में जाएगा. यानी जो लाइट है वो 2 बार रिफ्रैक्ट होएगा. जब भी एयर से ग्लास में जाएगा तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, और जब भी ग्लास से एयर में जाता है तो सेकंड रिफ्रैक्शन होता है. एयर जो रहता है वो रेयर मीडियम है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेयर मीडियम? एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी दूर दूर है, इसके लिए इसको रेयर मीडियम बोलते हैं. ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है. ग्लास का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत एक दूसरे के नज़दीक है. तो नाउ व्हेन द लाइट एंटर्स, मतलब लाइट यहाँ पे एयर से ग्लास में जाता है तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, और जब भी ग्लास से एयर में जाता है तो सेकंड रिफ्रैक्शन होता है. नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज अ इंसिडेंट रे. अगर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे. अभी ये इंसिडेंट रे PQ, ग्लास स्लैब के PQ के साइड में N में आके पॉइंट N में आके अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि पॉइंट N से वो बाद में वो लाइट जो है एयर से ग्लास में चला जाता है. तो पॉइंट N इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. So this is known as point of incidence. From the point N, the light will change the direction because जो light है वो air से glass में जाता है. Now from point N we will draw a normal. Normal का मतलब क्या होता है? Normal is perpendicular to side PQ. तो जो नॉर्मल है वो PQ से परपेंडिकुलर रहता है, ये 90 डिग्री रहता है. अभी पॉइंट N, लेट अस नेम दिस इंसिडेंट रे हैज AB. और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज़ डिनोटेड एज I. नाउ व्हेन दिस इंसिडेंट रे एंटर्स अ ग्लास इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. क्यों चेंज करेगा? क्योंकि लाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज़ एयर से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज़ ग्लास में एंटर करता है. नाउ दिस लाइट जो इंसिडेंट रे है या लाइट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करेगा एंड विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ मूव करेगा. सो दिस इज़ अ रिफ्रैक्टेड रे. तो इसको बोलता है रिफ्रैक्टेड रे. अभी ये जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाया है उसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल लेटर r. नाउ अगेन दिस रिफ्रैक्टेड रे RS के साइड, ग्लास स्लैब के RS के साइड आके कहाँ पे इंसिडेंट होता है? पॉइंट M. लेट अस नेम दिस एज पॉइंट N. अभी पॉइंट M के बाद जो लाइट है वो ग्लास से एयर में आएगा और सेकेंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. ना पॉइंट M से एक नॉर्मल बनाना है. Now the angle made by the refracted ray and normal, refracted ray और normal के बीच में जो angle है उसको बोलता है I1. Now after the light enters, मतलब ग्लास से एयर में एंटर करता है तो अगेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. नाउ द लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नॉर्मल से वो दूर जाएगा, एंड दिस रे इज नोन एज व्हाट? इमर्जेंट रे. And let us name this as C and D. अभी ये जो एंगल है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज स्मॉल लेटर E. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर E. नाउ दैट मीन्स 2 टाइम रिफ्रैक्शन हुआ था. एक बार जब भी एयर से ग्लास में आता है तो एक फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, और सेकेंड रिफ्रैक्शन जब भी ग्लास से एयर में जाता है तो सेकेंड रिफ्रैक्शन होता है. एंड द लाइट चेंजेस. जब भी ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अपना पाथ डायरेक्शन जो रहता है वो चेंज करता है. इट मूव्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम. और वापस जब भी ग्लास से एयर में आता है तो अगेन सेकेंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस because it is moving now from one transparent medium glass to the second transparent medium air. Now if I extend this incident ray, अगर मैंने ये incident ray को extend किया
तो यू विल सी जो इमर्जेंट रे CD और जो इंसिडेंट रे है, जो मैंने एक्सटेंड किया है इंसिडेंट रे को, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ये इंसिडेंट रे जो रहता है वो ऐसा स्ट्रेट चला जाता था। बिकॉज देर इज़ अ ग्लास स्लैब, इसके लिए देर इज़ अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अगर स्लैब नहीं रहता था ग्लास स्लैब, तो इंसिडेंट लाइट जो रहता है वो ऐसा स्ट्रेट जाता है। अभी ग्लास स्लैब के वजह से जो इंसिडेंट लाइट जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये साइड आ गया। इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड ऑन दिस साइड विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। नाउ दिस एंगल R एंड I1, दिस इज़ बोथ इक्वल। I1 और R जो रहता है उसका एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। अगर समझो R 30 डिग्री है तो I1 भी 30 डिग्री रहेगा। उसी तरह E और I ये दोनों भी इक्वल है। I इज़ इक्वल टू E। इफ़ I इज़ 40 डिग्री then E also will be 40 डिग्री। Now in the exam many questions are asked based on this diagram। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम अच्छी तरह से पढ़ के जाना। कभी कभी उन लोग ने डायग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है विथ ऑल द रेस, सब पूरा डायग्राम ड्रॉ किया रहता है। एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज़ दिस रे नोन एज, व्हाट इज़ दिस रे नोन एज एंड व्हाट इज़ दिस रे नोन एज। इसके लिए 3 मार्क देते हैं। तो यू हैव टू जस्ट राइट कि ये रे को इंसिडेंट रे बोलता है, ये रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलता है, एंड दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। कभी कभी बोलेंगे कि I का जो वैल्यू है 40 डिग्री है, तो E का वैल्यू कितना रहेगा, वो भी 40 डिग्री रहेगा क्योंकि I और E इक्वल है। उसी तरह इफ देयर इज R इज 20 डिग्री, then how much will be I1, that will also be 20 डिग्री because both of them are equal। I1 और R जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। इसके लिए इसका वैल्यू अगर दिया रहेगा तो दोनों भी इक्वल रहेगा। कभी कभी उन लोग ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि दे विल से दैट अगर इंसिडेंट रे ग्लास सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो इफ़ द इंसिडेंट रे with the glass surface it makes an angle of 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत से बच्चे वही सेम एंगल लिखते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, दैट इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज नॉर्मल जो रहता है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। नॉर्मल ग्लास सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, 90 माइनस 30 दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो आई विल बी इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री minus 30 डिग्री, that's equal to 60 degree. So such questions they ask in the exam and it is very simple. So study this diagram properly. Now I'll just explain to you whatever is given in the textbook. Same thing I'll explain. जो textbook में दिया है वो मैं पूरा explain करके देती हूँ। The diagram is this. They have written that the first refraction occurs when light ray enters the glass from air at n on side PQ। तो first refraction किधर होता है, side PQ में at point n, जब भी light जो रहता है वो air से glass में enter करता है। The second refraction occurs when light ray enters air through glass at point M on the side SR। तो second refraction कहाँ पे होता है, side SR में होता है, at the point M, जब भी light जो रहता है वो glass से air में enter करता है। For first refraction the angle of incidence is I, while for the second it is I1। The angle of refraction at n is R and I1 is equal to R। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I, और फिर सेकेंड रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I1, और ये जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ R, और I1 और R हमेशा इक्वल रहता है। In the second refraction the angle of refraction is E which is equal to I। तो second refraction में angle of refraction को क्या बोलता है, E बोलता है, R नहीं बोलता है, it is known as E, और E और I हमेशा equal रहता है। So this E and this I is always equal। On both the parallel side PQ and RS of the glass slab the change in the direction of light ray is equal but in the opposite direction। Now what's the meaning of this? ऑन साइड PQ और SR दोनों भी पैरेलल है, PQ और SR ग्लास स्लैब का,
द चेंज इन द डायरेक्शन, अगर मैंने अभी बताया था कि एंगल आई और एंगल ई इक्वल रहता है, दैट मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन दोनों का इक्वल है, लेकिन एक ये साइड में है तो दूसरा ऑपोजिट साइड में है. सो दैट्स व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट. Thus, a light ray MD emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN on the side PQ of the slab. तो जो इंसिडेंट रे जो है वो ऐसा जाता था, PQ के साइड में जो इंसिडेंट रे है वो अगर मैंने एक्सटेंड किया तो MD और जो इंसिडेंट रे है दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है. But the emergent ray is somewhat displaced with respect to the incident ray. लेकिन जो emergent ray जो है वो incident ray से थोड़ा बहुत displace हो चुका है. It should have been here अगर glass slab नहीं रहता था, लेकिन glass slab के वजह से इधर के वजह से incident ray के जगह के बदले वो थोड़ा displace हो गया और ये side आ गया, मगर ये दोनों एक दूसरे के साथ parallel है. So that is what is explained in this experiment and it is very important. Our next topic is what laws of refraction. Abhi this is the outline of glass slab. This is AN is the incident ray, NB जो red color में बताया वो refracted ray है और CD वो normal है. और इंसिडेंट रे जो है एयर में है, रिफ्रैक्टेड रे जो है ग्लास में है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर आर. जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, इट इज़ सेम लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Incident ray and refracted ray at the point of incidence N are on the opposite sides of the normal to the surface of the slab at that point. Now what is the meaning of this? जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल का इस तरफ है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल का ये साइड में है. दैट मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे both are on the opposite sides of normal. Incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. ये तीनों जो है रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में है. मैंने तीनों को एक ही पेज में ड्रॉ किया है तो इट हैज़ टू लाई इन दी सेम प्लेन. नाउ सेकेंड लॉ. For given pair of media, now what is a pair of media over here? Air and glass. For given pair of media, the ratio of sin I to sin R is constant. इसका मतलब क्या है? Ratio of sin I to sin R, it means sin I upon sin R is always equal to constant, and this constant is denoted by small letter n, and this constant is known as refractive index. अगर मैंने angle of incidence change किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा और इसका अगर मैंने रेशियो निकाला तो कुछ वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. अगर मैंने साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया या कम कर दिया तो जो वैल्यू जो रहता है साइन आई अपॉन साइन आर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. और जो सेकेंड लॉ, दिस लॉ, द सेकेंड लॉ जो है उसको स्नेल्स लॉ भी बोलता है. दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ. नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. The change in the direction of light ray while entering different media is different. It depends upon the refractive index of the medium. जब मैंने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास में है वो नॉर्मल के तरफ जाता है और जब ये एयर में आता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है. तो हर मीडिया में ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट अलग रहता है. नाउ इन ग्लास इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इन एयर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हर मीडिया में ये जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो अलग रहता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया. हर मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग रहता है. द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम इज़ ऑल्सो डिफरेंट. अगर समझो एक ही मीडियम जैसा एयर है उसमें अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट आता है तो हर कलर ऑफ लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग रहता है. दो ऑल द कलर्स ऑफ लाइट आर कमिंग इन द सेम मीडियम एयर. तो हर एक कलर्स ऑफ लाइट वही एयर में ही आ रहा है लेकिन हर कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग रहता है. नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम रहता है और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा रहता है. तो हर इसमें मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 74.
Will light travel through glass slab with the same velocity as it travels in air? No, light does not travel through glass slab with the same velocity as it travels in air because the glass slab blocks the path of light. जब भी मैंने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो रहता है वो डेंसर मीडियम है, और एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा रहता है और ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम रहता है, क्योंकि ग्लास स्लैब जो रहता है वो ब्लॉक करता है लाइट का पाथ को. पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक बाय द ग्लास स्लैब बिकॉज ग्लास स्लैब इज़ डेंसर मीडियम. विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? तो इसमें सिर्फ ग्लास स्लैब और एयर के बारे में पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन सब मीडिया के बारे में पूछा है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट हर मीडिया में सेम रहेगा? नो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल नॉट बी सेम इन ऑल मीडिया बिकॉज as the medium becomes denser, the slower the light travels. It travels the maximum in air or vacuum. तो हर मीडिया में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम नहीं रहेगा. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो मीडिया है वो डेंसर होते जाता है तो वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो कम होते जाता है. सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में है? एयर और वैक्यूम में. एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहता है वो कम होते जाएगा. सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ ग्रेटर दैन एयर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ लेसर दैन एयर. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करेगा तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा है, तो उस वजह से जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में कम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ऑन पेज नंबर 75 दिस टेबल इज़ गिवन. ये टेबल में क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम मीडिया. तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हर मीडिया का. अभी इस टेबल में देखेंगे तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003 है. आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31 है जो एयर से भी ज़्यादा है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है जो आइस से भी ज़्यादा है. अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है जो वाटर से भी ज़्यादा है. और केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39 है जो अल्कोहल से भी ज़्यादा है. नाउ व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, 3 थिंग्स यू ऑब्जर्व. फर्स्ट थिंग क्या है? जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है द मीडियम बिकम्स मोर एंड मोर डेंसर. सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग? कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है velocity of the light in that particular medium goes on decreasing. और थर्ड चीज़ क्या है? जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है जो रिफ्रैक्टेड रे है it moves more and more or bends more and more towards the normal. So 3 things you observe when refractive index goes on increasing. What's the first thing? When the refractive index goes on increasing the medium becomes more and more denser. Second thing क्या है? जैसे जैसे refractive index बढ़ते जाता है the velocity of light goes on decreasing as the refractive index goes on increasing. और थर्ड चीज़ क्या है? जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मोर एंड मोर बेंड होता है मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस you'll understand with the help of the diagram. So next I'll explain this same thing with the help of the diagram. Higher the refractive index, more the light will bend towards the normal. तो जैसे लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट चेंजेस इट पाथ. दैट मीन्स द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो हर मीडियम में जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो अलग रहता है. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है तो लाइट विल बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स दी नॉर्मल. फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? 1.0003. Now if you see when the light comes from glass to air, जब भी लाइट ग्लास से एयर में आता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से दूर चला जाता है. क्यों? ग्लास जो रहता है वो डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है. इन द सेकेंड केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33. अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. नाउ व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर, तो
तो जो लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल मूव लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर, तो नॉर्मल के तरफ आएगा, थोड़ा नज़दीक आ जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी लेसर देन एयर, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो वाटर में लेस रहेगा कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर, एंड वाटर इज़ डेंसर देन एयर, वाटर जो है वो डेंसर रहता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो द मीडियम बिकम्स मोर एंड मोर डेंसर, और स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम कम होते जाता है। और रिफ्रैक्टेड रे है जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है इट कम्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। इन द थर्ड केस दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, if you see refractive index of glass is how much, 1.66, that is more than water। the refractive index of water कितना था, 1.33, which is more than, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से ज़्यादा है। तो जैसे ही लाइट जो है एयर से ग्लास में आता है इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल और मूव टुवर्ड्स अ नॉर्मल, जो रिफ्रैक्टेड रे है और भी नॉर्मल के नज़दीक आ जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में और भी कम रहेगा कंपेयर टू दैट ऑफ दी वाटर। सो जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है स्पीड ऑफ लाइट कम होते जाता है और रिफ्रैक्टेड रे विल मूव मोर टुवर्ड्स अ नॉर्मल, और ग्लास जो है वो डेंसर देन वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर जो मीडियम है और भी डेंस होते जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.42। Now when the light comes from air to diamond it will move more towards a normal, क्या move more towards a normal, refracted ray। so refracted ray will move more towards the normal, and speed of light कैसे रहेगा, speed of light in diamond will be lesser than glass। so glass से compare करेगा तो और भी कम हो जाता है, और diamond is more denser than glass। so diamond जो रहता है वो glass से ज़्यादा denser है। तो we had studied 3 things in this। what is that, जैसे जैसे refractive index बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो रहता है वो कम कम होते जाता है, और जो मीडियम है वो ज़्यादा डेंस होते जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के नज़दीक आता है। नाउ दिस इज़ अ ग्लास स्लैब का आउटलाइन है, और ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे विच इज़ शोन इन रेड कलर, और ये जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पे मीडियम 1 क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या है, ग्लास। तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे ढूंढता है, साइन आई अपॉन साइन आर। नाउ दिस इज अबाउट द सेकेंड फॉर्मूला। यहाँ पे मीडियम 1 क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या है, ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज एयर क्या है, वेलोसिटी उसमें क्या है, लेट अस डिनोट दैट बाय v1। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जो ग्लास है उसका वेलोसिटी किससे डिनोट करता है, v2 से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का ढूंढना है तो कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर n ऑफ सेकेंड मीडियम। यहाँ पे सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम दैट इज़ एयर। ये सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ग्लास और एयर ही रहना चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग। हियर वी हैव टेकन मीडियम 1 एज एयर एंड मीडियम 2 हैज़ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रिटन हाउ, refractive index of second medium with respect to first medium is equal to what, v1 upon v2. velocity of light in medium, v1 is what, velocity of light in medium 1 upon v2 is what, velocity of light in medium 2. so it is written this way, refractive index of second medium with respect to first medium is equal to v1 upon v2। पुराने बुक में जो पुराना सिलेबस था उसमें ऐसे लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो 2 और 1 का पोजीशन है वो पुराने सिलेबस में अलग है, और 2 यहाँ पे लिखते हैं और 1 यहाँ पे लिखते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है, v1 अपॉन v2। नाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब पहला वाला जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना हो तो वो कैसे लिखते हैं, refractive index that is small letter n of first medium air with respect to second medium glass, how we write,
refractive index of first medium with respect to second medium is equal to v2 upon v1. v2 is what? Velocity of light in medium 2. v1 is what? Velocity of light in medium 1. So how it is written? Refractive index of first medium with respect to second medium is equal to v2 upon v1. In old portion how it was written? Refractive index of first medium. यहाँ पे ये जो पोजीशन 1 2 है वो चेंज हो गया है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू v2 upon v1. Can you tell, page 75, if the refractive index of second medium with respect to first medium is 2 and 1 and that of third medium with respect to second medium is 3 and 2, what and how much is 3 and 1? Means we have to show the relation between all this 3. Now 3 and 1 का मतलब क्या है? Refractive index of third medium with respect to first medium. So that is what I have written over here. 3 and 1 is refractive index of third medium with respect to first medium. Now 3 and 1 will be equal to what? v1 upon v3. Let that be 1. Now 2 and 1. 2 and 1 is what? Refractive index of second medium with respect to first medium. Therefore 2 and 1 will be equal to what? v1 upon v2. Let this be 2. उसी तरह 3 and 2. 3 and 2 is how much? 3 and 2 is a refractive index of third medium with respect to second medium. So 3 and 2 will be equal to what? v2 upon v3. Let this be 3. Now 3 and 1 हमें क्या मिला था? v1 upon v3. So 3 and 1 is equal to v1 upon v3 from 1. Now multiply and divide by v2 in RHS. तो RHS में v2 से multiply भी करो और divide भी करो तो क्या मिलेगा? 3 and 1 is equal to v1 upon v3. That is the same thing what I have written over here, into multiply by v2 and divide by v2. So v2 upon v2. Now ये v2 को इधर लेके और ये v3 को इधर लेके दो तो क्या मिलेगा? 3 and 1 is equal to v1 upon v2. I brought this v2 on this side into v2 upon v3. So v2 upon v3. v3 को इस साइड लेके आया. अभी v1 upon v2 क्या है? 2 and 1. तो v1 upon v2 के जगह में 2 and 1 लिखना है. उसी तरह v2 upon v3 क्या है? 3 and 2. तो v2 upon v3 के जगह में क्या लिखना है? 3 and 2. So 3 and 1 is equal to 2 and 1 into 3 and 2 from 2 and 3. Absolute refractive index. This is our next topic. What is absolute refractive index? जब भी फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा और सेकेंड मीडियम जैसा यहाँ पे ग्लास लिया है तो इसको कहते हैं absolute refractive index. So if the first medium is vacuum, then the refractive index of medium 2 is called absolute refractive index and it is written as n. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो कैसे लिखता है? सिर्फ n लिखता है, 1 या 2 नंबर्स नहीं लिखता है उसके आगे या पीछे. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट मीडियम वैक्यूम ही रहना चाहिए. सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एनीथिंग. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ नेसेसरी दैट द फर्स्ट मीडियम हैज़ टू बी वैक्यूम. सेकंड मीडियम इट कैन बी एनीथिंग, ग्लास, वाटर, एनीथिंग इट कैन बी. Refraction of light in different media. When a light ray passes from a rarer medium to a denser medium, the refracted ray bends towards a normal. We know that जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होता है तो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है. तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में पास होगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहता है इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, यानी नॉर्मल का नज़दीक जाएगा. और व्हेन अ लाइट रे passes from a denser medium to rarer medium, refracted ray bends away from the normal. तो जब भी लाइट जो रहता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगा. यहाँ पे कैसा था? इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल, नॉर्मल का नज़दीक था. यहाँ पे जो लाइट रिफ्रैक्टेड रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा.
और अगर लाइट ऐसा स्ट्रेट पास हुआ एक मीडियम से दूसरा मीडियम में, दैट इज़ एट 90 डिग्री, अगर लाइट 90 डिग्री में एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पास हुआ, तो व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन and hence does not get refracted. So when a light ray passes straight from one medium to another, then refraction does not take place. यानी जो लाइट है वो एक इस मीडियम से इस मीडियम में पास होते वक्त अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगा, रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ज़ीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।